हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं और हम क्लास 10th के टॉपिक को उठाएंगे। और क्लास 10th के टॉपिक में जो भी अल्कोहल, एल्केन, एल्काइन, इन सभी से आपको डर लगता है तो आप आराम से उसका आईपीएससी नामकरण कर पाएंगे। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। इस वीडियो में पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वीडियो को देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए, और बीच में कभी भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर टॉपिक अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, क्या मज़ा आएगा। सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन समझने होंगे, तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे कहानी और आपको समझ में आएगा। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो पहली चीज़ तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो आपको आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कार्बन और दूसरा प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एल्कीन होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे अल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो बारी बारी पहले इनको देख लेंगे, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह वालों को देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए पहले एक एक ठो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्केन कहते हैं इसको। जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन बेसिकली क्या होता है? तो एल्केन की कुछ खासियत है। पहली चीज़ तो एल्केन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और दूसरी चीज़ कार्बन के बीच में सिंगल, हाँ, इसका सामान्य सूत्र CnH2n और +2 होता है। और इनको जब बर्न किया जाता है यानी जलाया जाता है तो ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी ये नीली ज्वाला देते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इसको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं, इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, एल्केनों में पहले नामकरण करने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। आईपीएससी नामकरण करने के लिए IUPAC, ठीक है ना, आईपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले काम करना होगा कि आपको जनक श्रृंखला चुननी होगी। ठीक है, दूसरी बात जनक श्रृंखला, और उसमें शाखाओं को ध्यान में रखना होगा कि अगर कहीं पर शाखा आ रही है तो शाखाओं का नामकरण, शाखाओं को भी ध्यान में रखना है। शाखाओं का नामकरण सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली करेंगे, यानी वर्णमाला के आधार पर करेंगे, वर्णमाला के आधार पर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी।
और वर्णमाला कैसी रहेगी, ABCD वाली, ABCD इस तरीके से। अभी आगे मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप एल्कीनों का नामकरण कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ। चलिए एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास फार्मूला तो यही है CnH2n+2। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रखते जाएंगे। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और कुछ भी रख सकते हैं। फ़िलहाल हम 10 तक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण के लिए आपको कार्बन के मूल अक्षर पता होना चाहिए, है ना। मूल अक्षर क्या होता है, किसी भी यौगिक में कार्बन की कितनी संख्या है उसे उसका मूल अक्षर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसे नाम देते हैं मेथ, और किसी में 2 है तो उसको बोलते हैं एथ, और किसी यौगिक में 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप, और किसी यौगिक में 4 कार्बन के अणु है तो उसे बोलेंगे ब्यूट, और किसी में 5 है तो उसे क्या बोलेंगे पेंट, और किसी में 6 है तो उसे क्या बोलेंगे हेक्स, और किसी में 7 है तो उसे क्या बोलेंगे हेप्ट, और किसी में 8 है तो उसे बोलेंगे ऑक्ट, और किसी में 9 है तो उसको बोलेंगे नॉन, और किसी में 10 है तो उसे बोलेंगे डेक। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन के नंबर्स के आधार पर इनका नाम रखा गया है। IPSC ने ये बताया है कि अगर किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम नाम देंगे मेथ, और इसी प्रकार जो है 2 रहेगा तो उसको एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, और 7 रहेगा तो हेप्ट, और 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो 10, यानी डेक, इसको डेक बोलेंगे। ऐसे आगे तक भी है, 11 का भी है, इसको बोलते हैं अनडेक, ठीक है ना। और ऐसे आगे चलते हुए आप चाहे जहाँ तक आगे, क्योंकि आपको 10 तक ही पढ़ना है तो इसके आगे बात ही नहीं करनी है, आप अगली क्लासेस में इसके ऊपर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको इन सबको याद करना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको बोलते हैं रूट लेटर या रूट वर्ड भी कहते हैं, तो रूट वर्ड भी कहते हैं इसको, यानी मूल अक्षर। ये आना ही चाहिए आपको, ये जब आएगा तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। मूल अक्षर, मूल अक्षर, तो मूल अक्षर इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या करेंगे। अब यहाँ तक अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और कार्बन की नंबर जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे हम नंबर 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 × 1 हो जाएगा और +2, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन 1 और 2 × 1 2 यानी 2 और +2, यानी C 1 को आप लिखो या मत लिखो, तो 2 और 2 मिला के 4 हो गया, यानी C 1 है और कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हो गए। अब अगर इसको दिखाना हो तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं संरचना। तो अगर आपको संरचना इसकी आ जाए तो संरचना आपको ऐसे बनाना है। तो ये है क्या, तो पहले देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या है 1, और एक कार्बन को क्या कहते हैं, एक कार्बन को अभी जस्ट मैंने बताया, तो उसको क्या नाम देते हैं, मेथ, ठीक है ना, मेथ है। और यहाँ पर ये हम किसका नामकरण सीख रहे हैं, एल्केन का। ध्यान दीजिएगा, एल्केन में लास्ट में ये क्या है, लास्ट में आपका है ANE, तो यही जोड़ना है, तो लास्ट में ANE जोड़ देना है, ANE, तो बस इसका नाम हो गया मेथेन। तो ये कौन सा यौगिक है, ये है मेथेन, और ये रही उसकी संरचना,
ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, ये तो हुआ हमारा पहला। दूसरा कंपाउंड देखिए, जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2H2 × 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा C2 और H2 × 2 यानी 4 + 2, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा C2H6। अगला जो यौगिक आया है C2H6, यानी कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन आपका 6 है। तो इसको अगर बनाना है इसकी संरचना, तो कार्बन सिंगल और फिर सिंगल, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एल्केन है तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और इसके बाद हाइड्रोजन लगा देंगे, इसका एक हाइड्रोजन, फिर 2 और इस पर 3, क्योंकि 3 ही खाली था। चौथा बॉन्ड यहाँ से है, फिर उसके बाद ये देखिए 1 2 और ये 3 और चौथा बॉन्ड इसका यहाँ से। तो ये हो गई इसकी संरचना। नाम क्या पड़ेगा इसका, तो नाम देखिए कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ हो गया। अब क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे एन। अभी यहाँ पे ये एन, ये जो एन लगा रहे हैं ये क्या है, इसको हम नाम देते हैं जो है अनुलग्न का, अनुलग्न, इसको हम सुफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, सुफिक्स। तो ये अनुलग्न के तौर पर क्या यूज़ होता है एन। अगर हिंदी में लिखना होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे एन, ठीक है। तो ये रहे आपके 2 एग्जाम्पल। चलिए और देखिए, और भी यौगिक देख लेते हैं। अब देखिए n की वैल्यू अगर हम क्या करें, n की वैल्यू 3 रखें, तो हमारे पास जो फार्मूला था CnH2n और +2 था, तो यहाँ पे रखेंगे C3 हो जाएगा, H2 × 3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा C2, और यहाँ पर हो जाएगा C3 और ये 2 3 6 और 6 + 2, यहाँ कितना हो जाएगा C3H कितना हो जाएगा 8। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना हो गया, अब कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8, ठीक है। अब इसको हम बनाना चाहें इसकी संरचना, तो 3 कार्बन लगाएंगे 1 2 3, ठीक है, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर H, यहाँ भी H, यहाँ H, और इसका कितना बॉन्ड खाली है 2, क्योंकि 2 बीजी है तो 2 बॉन्ड खाली है 1 2, इसमें 1 2 और ये 3। तो ये हो गई इसकी संरचना। तो जब भी परीक्षा में आएगा तो आपको ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा रहेगा, तो आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए अब अगर आपको परीक्षा में ऐसे ओपन करके आ जाएगा, यानी संरचना दे देगा, तो आपको समझना होगा कि कार्बन में और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाइए कि एल्केन है, ठीक है ना। तो अब देखिए नंबरिंग करेंगे पहले, तो कार्बन कितने हैं 1 और 2 और 3, यहाँ पे जैसे लिखा ही है कार्बन की संख्या 3 है, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, ठीक है। और इसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ANE, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब देखिए चौथा, इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको n की वैल्यू 4 रखना पड़ेगा। तो n की वैल्यू जब आप 4 करोगे तो उसका नाम पड़ेगा ब्यूट एन, ठीक है ना। और n की वैल्यू जब 5 करोगे तो क्या मिलेगा, पेंट, क्योंकि 5 को पेंट बोलते हैं, और एन लगा देंगे, ठीक। और कार्बन की संख्या जब 6 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हेक्स, और हेक्स में एन लगा देंगे, हेक्सेन हो गया। इसी तरीके से 7 तो क्या हो जाएगा हेप्ट, और फिर क्या हो जाएगा एन, ठीक है। तो इस तरीके से नामकरण करते हैं। ऐसे चलते हुए आप 10 तक जा सकते हैं, 10 तक जाएंगे तो उसको बोलेंगे डेक और एन लगा देंगे, ये हो गया डेकेन। तो इस तरीके से एल्केनों का नामकरण करते हैं। क्या हो कि अगर किसी यौगिक में श्रृंखला आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे देखिए ये तो सिंपल सा है, ये जनरल फार्मूले पे मैंने बताया, और कुछ अलग हो तो क्या करेंगे, चलिए देखिए उसको भी। मान लीजिए कोई यौगिक है हमारे पास जो इस तरीके से दिया है, CH2 और CH, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ऐसा कोई यौगिक है।
तो जब कोई ऐसा यौगिक होगा तो सबसे पहला काम करना है कि आपको देखना है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो, उसे हम जनक श्रृंखला कहते हैं। तो कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा देखिए, अगर हम सीधे चलेंगे तो 1 2 3 4 4 मिलेगा, और इधर से अगर घूमेंगे तब भी 4 मिलेगा, 1 2 3 4 तब भी 4 मिल रहा है। तो आप चाहे सीधे चलो चाहे यहाँ से मुड़ जाओ तब भी आपको 4 मिलने वाला है, लेकिन एक साइड में छूट जाएगा। देखिए जब ऐसे चुनेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, जनक श्रृंखला। ये आपकी है जनक श्रृंखला, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, इसे जनक श्रृंखला कहते हैं। ये हो गई आपकी जनक श्रृंखला। अब जनक श्रृंखला में ये छूट गया, ये जो छूटता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शाखा। क्या बोलते हैं, शाखा, यानी ब्रांच कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन ब्रांच का भी नाम लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद इसका नाम लिखते हैं। जो ब्रांच रहती है उसको हम एल्किल बोलते हैं, उसको हम एल्किल बोलते हैं, जो छूट जाता है। एल्किल का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि CnH2n और +1, यानी जो एल्कीन का सूत्र है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो ये क्या बनता है, एल्किल। ठीक है, और एल्किल का नामकरण उसको एल्किल के नाम पे यानी YL जोड़ के करते हैं, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये है तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर N की वैल्यू यानी कार्बन की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 × 1 = 2 और 1 3, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। तो अब यहाँ से अब इसका नाम क्या पड़ता है, तो नाम देखिए कार्बन की संख्या के आधार पे होता है। तो कार्बन यहाँ पर कितना है, तो कार्बन है 1, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। अब क्योंकि इसमें YL जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा YL, क्या नाम पड़ गया, मेथिल। ठीक है ना। तो मेथिल, तो यहाँ पे जो श्रृंखला है यानी ये जो शाखा छूट रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेथिल। ठीक है, तो सबसे पहले इसी का नाम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे नंबरिंग करना पड़ता है, तो कार्बन की संख्या गिननी पड़ती है। तो 2 सिरा है हमारे पास, श्रृंखला के 2 सिरे होंगे, एक ये श्रृंखला होगी इधर से इधर से, तो ये सिरा हो गया, एक दूसरा सिरा ये है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से श्रृंखला नज़दीक मिलेगी। तो इधर से देखेंगे तो इधर दूसरे नंबर मिल रहा है, और इधर से चलेंगे 1 2 3 तीसरे नंबर पर मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग करना सही रहेगा, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो इसकी पोजीशन लिखनी पड़ती है। तो ये दूसरे नंबर पे है, तो इसके बाद लगाते हैं डैश। 2 क्या दिखा रहा है, तो दिखा रहा है कि ये कहाँ जुड़ा है। ठीक है, और ये डैश उसके साथ इसका जुड़ाव बता रहा है। अब दूसरे नंबर पे ये जुड़ा है। अब इस पूरे का नाम क्या है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अभी हमने बताया कि कार्बन की संख्या 1 है और ये एल्किल समूह है, तो इसमें YL जोड़ेंगे। तो मैथ में YL जोड़ दिए तो मेथिल हो गया। तो ये 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, 2 नंबर पे मेथिल हो गया। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब ये क्योंकि ये 4 है, कार्बन की संख्या 4 है, तो कार्बन की संख्या को 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे एन, ब्यूटेन। ठीक है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका हो गया IUPAC नाम। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट कोई कंपाउंड देखते हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया है CH3 और नीचे CH3 और ऊपर भी एक CH3 और साइड में भी एक CH3, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि एक ही कार्बन ने 4 अलग अलग कार्बन को जोड़ रखा है। तो अब यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है जिसमें ज़्यादा कार्बन मिले। अगर मान लीजिए हम यहाँ सीधे चलें तो 1 2 3 कार्बन मिलेंगे, और यहाँ से अगर मुड़ जाएँ तब भी 3 मिलेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तब भी 3 मिलेंगे। यानी आपको चाहे जो चुनाव कर लेना है, सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। अब इस श्रृंखला को अभी हमने बताया कि इसे क्या कहेंगे, जनक श्रृंखला। तो ये जनक श्रृंखला है। अब जो बच गया उसे क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो ये भी बच गया, ये भी बच गया, दोनों बच गए, इसे ब्रांच बोलेंगे, शाखा बोलेंगे। और शाखाओं का नामकरण पहले करते हैं। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये देखिए दूसरे नंबर पे दोनों लोग मिल रहे हैं। तो पहले बात 2 लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको बताएंगे, फिर दूसरे नंबर पे ये भी है और सेम चीज़ है, ये भी जो CH3 है ये भी CH3 है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे 2, 2 इसकी पोजीशन बता रहा है, फिर दूसरा वाला 2 इसकी पोजीशन बता रहा है।
अब इसके बाद क्योंकि ये संख्या में 2 है तो इसको बोलेंगे डाई, डाई हो गया डाई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मेथिल, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, डाई मेथिल हो गया। अब इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे, क्योंकि देखिए 1 और 2 और ये 3 कार्बन हो गए, 3 को बोलते हैं प्रोप, और एन लगा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपेन। 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई और कंपाउंड लेते हैं तो और आपको और क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अब फिर से आपको एक कोई एल्केन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको चुनाव करना है सबसे बड़ी श्रृंखला का, जिसमें कार्बन क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखिए अगर हम यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ मुड़ेंगे तो 6 कार्बन मिलेंगे। और यही अगर हम कंटिन्यू कर दें तो 1 2 3 4 5 और 6, तब भी 6 मिल रहे हैं। ठीक है ना, यानी अगर सीधा चलें तब भी 6 मिल रहे हैं, यहाँ से मुड़ने पर भी 6 मिल रहे हैं। तो एक काम करेंगे, हम सीधा वाला ही पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात तो नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ब्रांच नज़दीक मिलेगा। तो इधर से चलेंगे, देखिए 1 2 और ये 3 नंबर पे मिल रहा है, और इधर से चलेंगे 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है। तो इधर से 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से भी 3 नंबर पे मिल रहा है। तो चाहे इधर से आप नंबरिंग कर सकते हो, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, और इधर से चलने का फ़ायदा ये है कि हमको ये पहले मिल जाएगा और बड़ी श्रृंखला पहले मिल जाएगी। तो हम इधर से ही नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब इसका नाम क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, तीसरे नंबर पे अब यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, यहाँ 1 कार्बन है। 1 कार्बन को अभी आपने देखा कि इसको क्या बोलते हैं, मेथिल, इसको आप मेथिल बोलते हो। और 2 कार्बन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, एथिल। तो ये हो गया 2 पर एथिल। तो एक को बोला जा रहा है एथिल, दूसरे को बोला जा रहा है मेथिल। तो किसका नाम पहले लिखें, इसका नाम पहले लिखें या इसका नाम पहले लिखें। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ई पहले आ रहा है और एम बाद में आता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एथिल। और उसके बाद ये किस नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, तो ये लिखेंगे 4 मेथिल। अब उसके बाद इस पूरे में कितने कार्बन है, तो इस पूरे में 6 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। तो ये हो गया हेक्सेन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। CH3 CH CH3, फिर उसके बाद CH CH3 CH और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ CH3। तो चलिए देखिए, ये हमको कोई एल्केन है, इसका IPAC नामकरण करना है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा चुनेंगे, जिसमें जनक श्रृंखला जिसे हम बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, और सीधे चलने पर 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग किधर से करें, इधर से
हमें ब्रांच सबसे पहले मिले, तो इधर से देखेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांच मिल रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये तीनों ब्रांच है। तो यहाँ पे इधर से चलेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे मिला, तो इधर से सही रहेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये हो गया 6। अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ये मेथिल है और ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, तो सब जगह मेथिल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 2 नंबर पे है, फिर 3 पर है, फिर 4 पर है। तो हम क्या करेंगे, सबको साथ में लिखेंगे 2, 3, 4 और 3 है, तो इसे लिखेंगे ट्राई और उसके बाद ये सब मेथिल है, तो ये हो जाएगा ट्राई मेथिल। और उसके बाद कितने कार्बन हैं टोटल, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। तो ये हो गया हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो ये हो गया 2, 3, उसके बाद 2, 3 ट्राई मेथिल हेक्सेन। तो इस तरीके से हम IPSC नामकरण करते हैं एल्केनों का। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि एल्कीन का कैसे IPSC नामकरण करते हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। चलिए देखिए, अब हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का IPSC नामकरण कैसे करेंगे वो देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले। तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइन। ठीक है ना। तो एल्कीन में हम सुफिक्स के रूप में इन यूज़ करते हैं और इसमें क्या यूज़ करते हैं, आइन। ठीक है ना, हिंदी में इसको लिखेंगे इन, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, आइन। अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका देखिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखेंगे फिर उसके बाद इसको देखेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में n की वैल्यू यहाँ पे एटलीस्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, कम से कम 2 से रखना स्टार्ट करते हैं, तभी आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 और ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें भी वही सेम चीज़ है, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और 3 और फिर 4 ऐसे करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। n की वैल्यू 1 से 2 रख के स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C2H2 × 2, तो यहाँ हो जाएगा C2 2 दूनी 4। अब ये बन गया। अब ये क्या है, तो ये एक एल्कीन है। नाम कैसे रखेंगे, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन संख्या 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, एथ। कार्बन 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, एथ। अब यहाँ क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, तो ये हो गया एथीन। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए बोला जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए कार्बन कितने हैं, 2, 1 और 2 कार्बन हो गए। अब क्योंकि डबल बॉन्ड लगाना है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका 2 बॉन्ड खाली है तो 1 बॉन्ड नीचे, एक इधर साइड में लगा लीजिए। इसका भी 2 बॉन्ड खाली है तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हो गई इसकी संरचना, ये हो गई एथीन की संरचना। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं क्या होता है। तो n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो n 2n होता है फार्मूला,
तो यहाँ हो जाएगा C3H2 × 3 यानी C3 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कार्बन की संख्या 3 हो चुकी है और 3 जैसे ही हुआ तो इसको क्या बोलेंगे प्रोप। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे इन, तो ये हो गया प्रोपीन। क्लियर है। अब इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, तो संरचना के जितने कार्बन है उतने कार्बन लगा लीजिए, 1 2 3। अब 3 है और इसमें एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट यहाँ पे आपके सिलेबस में केवल एक ही डबल बॉन्ड का पढ़ना है। तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या रहेगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा। केवल एक ही डबल बॉन्ड लगाना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब 6 हाइड्रोजन है तो अब देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड खाली हैं, इसके 2 बॉन्ड खाली हैं, तो एक यहाँ पे लगा दीजिए हाइड्रोजन और एक यहाँ पे कर दीजिए। इसके कितने बॉन्ड खाली हैं, तो 2 यहाँ पर हो गया, एक 3 यहाँ पर हो गया, तो एक बॉन्ड केवल खाली है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब इसका देखिए कितना खाली है, इसका 3 खाली है क्योंकि एक भी जी है, तो इसका हो गया इस तरीके से। काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपीन। क्लियर है। इस तरीके से ऐसे ही आप n की वैल्यू जब 4 रखेंगे तब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए C 4 हो जाएगा और H 2 × 4 हो जाएगा, तो C 4 और 2 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया आपको C4H8। अब इसका क्या नाम होगा, क्योंकि इसको 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो ये हो गया ब्यूट। अब इसके बाद क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले हैं तो डबल बॉन्ड वाले को इन जोड़ के बनाते हैं, तो ये हो गया ब्यूटीन। ठीक इसी प्रकार n की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, पेंट, और क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है तो ये हो जाएगा पेंटीन। ऐसे ही आपको हेक्सीन, ठीक है ना, और उसके बाद हेप्टीन और फिर ऑक्टीन, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसकी संरचना, तो इसकी संरचना बनेगी, पहले 4 कार्बन लेने होंगे, 4 हो गया, और एक तो डबल बॉन्ड लगाना है जो कि पहले नंबर पे होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। इसके बाद यहाँ पर भी लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा देंगे, केवल एक आपको डबल बॉन्ड रखना है। हो गया। अब इसके बाद जितना बच गया उतना हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, 2, यहाँ इसका कितना बाकी है 1, और इसका 2 ठो बाकी है, और यहाँ पर 3। तो इस तरीके से ये हो गया ब्यूटीन। ऐसे ही सबकी संरचना बनेगी। ठीक है। अगर किसी की संरचना नहीं बनाने आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बना के दे दूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा एल्कीन। तो एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण इस तरीके से करा जाता है। अब क्या हो कि अगर बड़ी श्रृंखला मिल जाए, चेन में वाला मिल जाए, तब कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको बड़ी श्रृंखला वाला मिल गया इस तरीके से, CH3 CH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH फिर CH3। अब ये मिल गया, इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये इसमें कार्बन की सीधी सी श्रृंखला है, इसमें कोई शाखा निकली नहीं है, तो आपको सीधे नंबरिंग कर देना है उधर से जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक मिल जाए। तो इधर से देखिए 1 और 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से चलेंगे तो इससे इधर से भी, तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो। तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो ये हो गया ब्यूट। क्या आप इन लगा दें डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि पहले तो क्या था, पहले जो है डबल बॉन्ड पहले नंबर पे था, अभी डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर डैश लगा करके दिखाएंगे, और ये हो गया इन, ब्यूट फिर डैश फिर 2 फिर डैश फिर इन, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन। इसको शॉर्टकट में ब्यूटीन और फिर 2 लिखते हैं, या फिर 2 ब्यूटीन, दोनों आप लिख सकते हो।
दोनों का मतलब यही है, ये बता रहा है कि 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक यौगिक। ऐसा कोई दूसरा भी यौगिक हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा यौगिक है जिसके पास डबल बॉन्ड है और एक श्रृंखला भी मिल रही है। तो अब देखिए कैसे आईपीएसी नामकरण करेंगे। सबसे पहले तो ऐसी श्रृंखला चुनेंगे जिसमें आपको डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे चलेंगे, अगर हम सीधे चलें तब भी हमारा काम आसान ही रहेगा। ये जनक श्रृंखला हो गई। आईपीएसी नामकरण करने के लिए नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से आपको क्या मिले, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले। इधर चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर मिल रहा है, इधर चलेंगे 1 2 3 तब भी तीसरे नंबर मिल रहा है। तो इधर से सही रहेगा क्योंकि यहाँ इधर से ब्रांच भी मिल जाएगी। तो आईपीएसी नामकरण करने के लिए पहले अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको एल्केन वाले में बताया है कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच में क्या है, मेथिल है। ये किस नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे 2 डैश, फिर क्या लगाएंगे, मेथिल। 2 मेथिल हो गया, फिर कॉमा। अब इसके बाद क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आप देखोगे तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और डैश लगाकर फिर इन लगा देंगे। बस ये हो गया आपका आईपीएसी नाम। क्लियर है? तो इस तरीके से करते हैं एल्कीन। चलिए आइए देखते हैं अब एल्काइन का आईपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। एल्काइन का देखिए, तो एल्काइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एल्काइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n और -2, और इसमें नंबरिंग n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगी, 1 नहीं होता है इसमें, 3 4 और ऐसे रखते चले जाएंगे। इसके नाम में हम सफिक्स के रूप में यानी अनुलग्न के रूप में क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें YNE या हिंदी में आइन यूज़ करते हैं, आइन जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए n की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 2 रखने से। तो n की वैल्यू 2 रखते हैं तो एग्जांपल क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा C2H 2 × 2 -2, और यहाँ हो जाएगा C2H 2 दूनी 4 -2, यहाँ हो जाएगा 2 और 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी C2H2। अब इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन की संख्या 2 है तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है यानी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में INE लगाते हैं, YNE। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, YNE। इसका नाम क्या पड़ गया, एथाइन। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, एथ फिर आइन जोड़ देंगे तो एथाइन हो गया। इसी संरचना कैसे बनेगी, तो कार्बन 2 ठो है तो 1 और 2 कार्बन, और डबल बॉन्ड नहीं लगाना है इसमें, क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3। अब इसका एक बॉन्ड खाली है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसका भी 1 बॉन्ड खाली है तो 1 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसकी संरचना, तो इसका क्या नाम पड़ा, एथाइन। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से और भी एग्जांपल देखते हैं। क्या होगी अगर हम n की वैल्यू 3 रखें, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यही फार्मूले में रखेंगे, C3H 2 × 3 और -2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, C3H 2 3 6 और यहाँ पर 2 घट जाएगा, तो C3 और H कितना हो जाएगा, 4। अब इसको क्या बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप। प्रोप हो गया। इसमें क्या जोड़ना है, YNE, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है। अगर इसकी संरचना बनानी रहे तब क्या होगा, संरचना कैसे बनेगी, तो 3 कार्बन ले लेंगे, 1 2 3। अब क्या करेंगे, 3 कार्बन को लेने के बाद एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया। बाकी को किससे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से।
अब इसके बाद जो भी बचा रहेगा उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। इसका कितना बॉन्ड खाली है, तो एक बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पर एक लग जाएगा, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर इसका चारों बॉन्ड बीजिए, देखिए 1 2 3 और ये 4, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब बाकी इस पे लग जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये आपका हो गया प्रोपाइन। क्लियर है? इसी तरीके से आगे वाले भी कर लेंगे, जैसे मैं और बता दे रहा हूँ तो आप कर लोगे आसानी से। जैसे मान लो n की वैल्यू आप 4 रख रहे हो, जब आप 4 रखोगे तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और इसमें आइन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। और अगर यही 5 हो जाएगा तो इसको पेंट बोलेंगे, और पेंट में YN लगा देंगे तो पेंटाइन हो गया। और इसी तरीके से n की वैल्यू जब 6 रखेंगे तो इसको हेक्स बोलेंगे, और YN लगा देंगे तो हो जाएगा हेक्साइन। ठीक इसी तरीके से आप आगे वाले को कंटिन्यू कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन हमने कंप्लीट कर लिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और भी अगर कोई डाउट में रह गया हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। चलिए नहीं तो मैं 1 2 और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये CH3 और CH, फिर CH2 और उसके बाद C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद C और H3 ऐसे लिखा है। तो अब इसको देख के घबराना नहीं है कि अब कैसे मैं करूं। तो इसके लिए आपको सीधे सीधे नंबरिंग कर देनी है, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक मिले। इधर से देखेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर मिला है, जैसे 1 2 और ये 3 तीसरे नंबर पर मिला है, तो इधर से सही नहीं होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब देखिए 2 नंबर पर मिल रहा है और कोई ब्रांच नहीं है, तो अगर ब्रांच रहती तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच है नहीं तो ब्रांच को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, पेंट। अब क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे है, यहाँ लिखेंगे 2 और फिर इसके बाद YNE जोड़ेंगे, ये हो गया पेंट 2 आइन, या इसको बोलेंगे पेंटाइन और इसके बाद 2 लिख देंगे, या इसी को 2 पेंटाइन भी लिखेंगे। तो दोनों का मतलब सेम है। इसी तरीके से और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और ऐसे, और इस तरीके से हो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ब्रांच निकल गई। अब जब ऐसी शाखा आ जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको घबराना नहीं है, शाखा को छोड़ देना है। अगर शाखा जनक श्रृंखला में आ सकती है तो ले लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से ये ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक मिले। तो 1 2 3 और इधर से 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे, लेकिन इधर से चलने का फ़ायदा ये है कि ब्रांच भी मिल जाएगी। तो एक काम करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 2 नंबर पे मेथिल मिल रहा है तो यही लिखेंगे 2 मेथिल, और उसके बाद हेक्स। क्लियर है, हेक्स। और ये कहाँ पे मिल रहा है, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 3 और उसके बाद आइन लगा देंगे। तो 2 मेथिल हेक्स 3 आइन, ये हो गया इसका IUPAC नाम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का कैसे IUPAC नामकरण करते हैं। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है कि कोई कार्बनिक यौगिक अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम करके कुछ ऐसे यौगिक या यौगिकों का समूह जोड़ दिया जाए, या कोई अणु का समूह जोड़ दिया जाए जिससे उसकी रासायनिक गुणधर्म और या फिर भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन आ जाए, उसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ऐसे क्रियात्मक समूह आपके पास बहुत सारे हैं, जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो चलिए देख लीजिए। पहले आपको पढ़ना है अल्कोहल, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन पढ़ना है,
उसके बाद ईथर, फिर एमीन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद हेलोजन। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन, और एल्किल समूह यानी R के साथ OH जुड़ जाता है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं, और जब R के साथ CHO जुड़ जाता है तो उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। और वही सेम चीज़ जब दो R ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O और फिर R जुड़ता है तो इसे बोलते हैं कीटोन। ठीक है, और इसी तरीके से ईथर क्या होता है, जब R ग्रुप एक ही ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं तो इसे बोलते हैं ईथर। ऐसे ही एमीन होता है R और इसके साथ जब NH2 जुड़ जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जब R के साथ COOH जुड़ जाता है इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और हेलोजन क्या होता है, जब R के साथ X जुड़ जाता है। ये जो है OH, CHO और CO इतना, ठीक है, CO और यहाँ पर O और ये NH2 और ये COOH और यहाँ पर X, ये सब कहलाते हैं आपके क्रियात्मक समूह। इनके नाम के लिए आपको OH अगर कहीं लगा हो तो उसमें ऑल जोड़ते हैं सुफिक्स के रूप में, और अगर CHO जुड़ा हो तो उसे अल जोड़ते हैं, और अगर CO हो तो ओन जोड़ते हैं, और यहाँ पर अगर O हो तो इसे एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर इसे एल्केनामीन कहते हैं। ठीक है, और इसे ओइक एसिड के रूप में जोड़ के करते हैं, और इसे हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें क्या क्या जोड़ते हैं अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यानी इसमें ऑल जोड़ते हैं, इसमें अल जोड़ते हैं, इसमें ओन जोड़ते हैं। तो ये कैसे कैसे करते हैं अभी एक एक ठो मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। तो सबसे पहले R ग्रुप क्या होता है, तो R ग्रुप का मैंने बता दिया है कि R ग्रुप होता है CN H2N और +1, यानी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब निकाल देते हैं तो वह बन जाता है R ग्रुप। और R ग्रुप को एल्किल कहते हैं, ये याद रहे आपको, तभी आप IUPAC नामकरण अच्छे से कर पाएंगे। और एल्किल जो होता है तो यहाँ पर CH3 ये एक एल्किल ग्रुप है, फिर C2H5 ये भी एल्किल ग्रुप है, फिर C3H7 ये भी एक एल्किल ग्रुप है, C4 और H9, ठीक इसी तरीके से C5 और H11, ठीक इसी तरीके से C6 और H13, ये सब एल्किल ग्रुप हैं। ये जब आता है तो इसको बोलते हैं मेथिल, और ये जब आएगा तो इसको बोलेंगे एथिल, और ये जब आएगा तो इसे बोलेंगे प्रोपिल, और ये जब आएगा तो इसे बोलेंगे ब्यूटिल, और ये जब आएगा तो इसे बोलेंगे पेंटिल, और ये जब आएगा तो इसे बोलेंगे हेक्सिल। तो आप कहोगे कि सर कैसे याद करना है, फिर इतना सारा कैसे याद कर लेंगे? तो इसको याद करना नहीं है आपको, बस केवल समझना है कि जिसमें YL लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। अगर आपको एक नंबर याद हो तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे 1 कार्बन है तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं। तो आपको ये अगर याद होगा तो उसमें केवल YL लगाना है। आप देखोगे तो पूरा केवल YL लगा है और कुछ नहीं लगा एक्स्ट्रा, बस ये याद रख लेना है, बाकी आधा काम हो जाएगा। अब आइए देखिए अल्कोहल में क्या करते हैं। अल्कोहल का सूत्र जो होता है ROH होता है, यानी R रहेगा, यानी इसमें से कोई रहेगा और उसके साथ बस OH लगा देंगे, काम हो जाएगा, वही अल्कोहल बन जाएगा। चलिए देखिए, जैसे इसमें है ये CH3 है और इसमें क्या लगा देते हैं OH, तो यहाँ पर OH हो जाएगा CH3OH। अब ये क्या बन गया सर,
तो ये देखिए क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे, मेथ। क्लियर है। अब क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन लगाएंगे, एन, और OH में मैंने अभी आपको बताया ऑल जोड़ते हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे, ऑल, ऑल जोड़ देंगे। बट यहाँ पर दो ठोस स्वर आ जा रहे हैं, ई और ओ, तो इसमें से ये वाला निकाल देते हैं और केवल इसको रखते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा मेथेन, और इसमें ऑल जोड़ देंगे तो मेथेनॉल। तो इसका मेथेनॉल नाम हो गया। IUPAC नाम इसका मेथेनॉल है। सामान्य नाम भी इसका है। सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम इसका जो होता है वो है, इसको क्या बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया, इसको बोलते हैं मेथिल। और ये क्या है, OH है, और OH मतलब एल्कोहल, तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। तो इसी का नाम मेथिल एल्कोहल है और इसका नाम मेथेनॉल है। मेथेनॉल IUPAC नाम है और ये सामान्य नाम है। जो मेथेनॉल है ये काफ़ी जहरीला होता है, इसलिए इसको नहीं पिया जाता है, ठीक है ना, ये एक शराब है। अब क्या हो अगर इसको जोड़ दें तो C2H5 और OH हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसको 2 कार्बन है तो इसको एथिल, तो एथिल बोलेंगे, और ये OH जोड़ने से ये अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल है। इसी का IUPAC नाम, ये तो सामान्य नाम है, IUPAC नाम क्या होगा, तो इसे बोलेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद ऑल लगा देंगे। ई हमने ऑलरेडी हटाने का बता दिया कि ई हट जाएगा, तो ये हो गया एथेनॉल। इसी का नाम एथेनॉल है और इसी के नाम एथिल एल्कोहल है। और ये जो है ये शराब है, इसी को हम लोग या कुछ लोग इसको पीते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो कि अगर इसमें ये जुड़ जाए, C3 हो जाएगा और H7 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड OH लग जाएगा। अब C3 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल, प्रोपिल हो गया। अब इसको अल्कोहल, ये हो गया प्रोपिल अल्कोहल। इसका और क्या नाम हो सकता है, तो और इसका नाम हो सकता है प्रोपेन, फिर उसके बाद ऑल, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से एल्कोहलों का नामकरण करते हैं। अब देखिए ये तो सिंपल से है। क्या हो कि अगर इसको श्रृंखला के रूप में दिया जाए, तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई यौगिक है इस तरीके से और ऐसे दिया है, एग्ज़ाम में ऐसे दिया है और पूछा ये इसका IUPAC नामकरण करिए, तो आप देख कर घबराइए मत, बस वही OH जो इधर लगता था वो यहाँ पे लग गया है, तो बस क्या कर देना है, नंबरिंग कर देनी है 1 2 3, ये दूसरे नंबर पे लग गया है, तो बस अब इसको क्या बोलेंगे, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया प्रोपेन। अब ये दूसरे नंबर पे OH है तो दूसरे नंबर पे क्या लगा दिए, O, यानी OH को क्या बोलते हैं, ऑल, तो ये हो गया ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। या कभी कभी इसी को प्रोपेनॉल 2 लिखते हैं, या इसको 2 प्रोपेनॉल भी लिखते हैं। ये 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है उसकी पोजीशन कहाँ पे OH लगा है, OH ही हाइड्रोक्सिल समूह है। तो आगे चलोगे तो आपको इसको पढ़ने को मिला क्या, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 और फिर OH और CH2 CH3। अब फिर भी इसको देख के घबराना नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधे नंबरिंग करनी है, किधर से नज़दीक मिलेगा OH, इधर से चलना है तीसरा नंबर मिलेगा, इधर से चलना है तब भी तीसरा नंबर मिलेगा, तो चाहे जिधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो अब 5 है तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, एन लगा देंगे, पेंटेन हो गया। अब तीसरे नंबर पे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और OH को ऑल बोलते हैं, तो ये हो गया पेंटेन 3 ऑल या 3 पेंटेनॉल। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, 3 पेंटेनॉल। क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है एल्कोहलों का IUPAC नामकरण। कभी कभी इसको ओपन करके दे देता है,
यानी इसको खुली श्रृंखला में दे देता है इस तरीके से, यानी जो इसकी संरचना है इसको ओपन करके दे देता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको पहचानना है कि OH कहाँ है, बस आपको समूह पहचान लेना है। फंक्शनल ग्रुप पहचान लोगे काम हो जाएगा। ये देखिए OH इधर लग गया, इसको ओपन किया है, इसको आप जो है बंद करके भी कर सकते हो, यानी एक साथ लिख दो। ये देखिए C और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड है तो C और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो ये फिर OH। अब फिर से आप देखिए कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर ऑल लगा देंगे क्योंकि ये पहले नंबर पे है तो ये हो गया एथेनॉल, पहले नंबर को लिखते नहीं है। तो इस तरीके से एल्कोहलों का IUPAC नामकरण करते हैं। आइए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए, क्या हो कि अगर ऐसे दिया हो। अब आपको क्या करना है कि ऐसे लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे OH है, दूसरे नंबर पे ये भी है। तो सबसे पहले इसका नाम, ब्रांच का मैंने बताया था, ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं। तो ये ब्रांच है तो ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे, तो ये नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर पे तो 2 मेथिल, और इसके बाद क्या बोलेंगे इसको, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरे नंबर पर ही है तो 2 ऑल। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई अल्कोहल आता है तो उसका आप आराम से IUPAC नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्रियात्मक समूह। अगला क्रियात्मक समूह क्या है, अगला है एल्डिहाइड। चलिए अगले क्रियात्मक समूह पे चलते हैं। अगला क्रियात्मक समूह है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को CHO ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि R के साथ जब CHO लग जाता है तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि R की जगह पर H भी हो सकता है, केवल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर क्या हो कि अगर हम R को हटा के यहाँ पे H लगा दें, HCHO बन जाएगा। तो इसकी संरचना कैसे बनती है, HC डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H, यानी ये वाला H इधर है और ये वाला O यहाँ पे है, तो HCHO, इसको HCHO या परीक्षा में HCHO ऐसे भी दे सकता है। ये एल्डिहाइड है, ये पहला एल्डिहाइड है, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड ये इसका सामान्य नाम है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है जो कि IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम में क्या जोड़ते हैं, इसमें अल जोड़ते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब कोई दूसरा कार्बन है नहीं, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन लगा देंगे, मेथेन, फिर उसके बाद अल जोड़ देंगे, ये हो गया मेथेनल। ठीक है ना, ध्यान रहे मेथेनल है, ये मेथेनॉल नहीं है। ऑल रहेगा तो अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको रट डालिएगा, यूपी बोर्ड वालों के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनल दोनों है। आइए देखते हैं कि और कोई अगर हो तो क्या होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए CH3 और CHO है, अब क्या कहेंगे इसको, तो अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 और 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, अल, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसमें क्या जोड़ेंगे, अल, तो यह हो जाएगा एथेनल। इसका एक और नाम भी है एसिटल्डिहाइड, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों एल्डिहाइड अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम एथेनल भी है, एस्टल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड
जो है आपका सामान्य नाम है और एथेनॉल क्या है, IPAC नाम है। चलिए एक और देखिए, CH3 CH2 CHO। अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, अल जुड़ जाएगा, तो ये उसका नाम हो गया प्रोपेनल। ठीक है ना। इसी तरीके से आगे देखिए, CH3 CH2 CH2 CHO। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने कार्बन हो गए, टोटल कार्बन की संख्या हो गई 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड आया तो एन, तो इसके बाद अल लगा देंगे, ब्यूटेनल। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। जहाँ एल्डिहाइड होता है, अब ध्यान से देखिएगा, CHO होगा, या कभी कभी इसी को ओपन करके देता है। अब जैसे देखिए, इसी को मैं ओपन कर दूं, यानी संरचना को ओपन कर दूं, खोल दूं पूरा, तो ये हो जाएगा CH और यहाँ पर C, और ये देखिए ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। तो ये फंसाने के लिए एग्जामिनर कैसा करता है कि ऐसा कर देता है, ओपन करके दे देता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। आपको यहाँ पे देखिए ये CHO है, अब CHO है, इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने आपको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए आपको ऐसा दे दिया है। और कन्फ्यूज़ मत होइए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O फिर H है, यानी CHO हो गया। यही एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह है तो अल लगा देंगे। अब कार्बन संख्या गिन लेंगे, 1 2 3, 3 है तो इसको प्रोप बोलेंगे, प्रोपेनल हो गया, बात खत्म। ऐसे ही पूछता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी यौगिकों का IPAC नामकरण आराम से कर पाते हैं। एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड में केवल क्या ध्यान में रखना है, क्या जोड़ना है, अल जोड़ना है। ग्रुप याद रखना है CHO, और ओपन करके रहेगा तो इस तरीके से रहेगा, C डबल बॉन्ड O और फिर साइड में H लगा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड। चलिए आइए देखते हैं कि अब कीटोनों का नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए कीटोन क्या होता है। कीटोन, इसमें R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर R, ऐसे भी हो सकता है, या फिर RCO फिर R, ऐसे भी होता है। तो दोनों कीटोन है। अब यहाँ पर इसके नाम में क्या जोड़ते हैं, ONE, ओन जोड़ते हैं। हिंदी में ओन लिखते हैं, ओन। ठीक है। 1 नहीं लिखा है, ये ओन लिखा है। तो आप देखिए कैसे काम होगा इसमें IPAC नामकरण कैसे करेंगे। R की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप होगा, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। अब प्रोप हो गया और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर देख रहा है, तो एन लगाएंगे। और फिर उसके बाद ये किस नंबर पे जुड़ा है, तो ये देखोगे दूसरे नंबर पे है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर प्रोपेन 2, और इसके बाद क्या लगाएंगे, इसमें ओन लगा देंगे। ये हो गया प्रोपेन 2 ओन, या फिर 2 प्रोपेनोन। कभी कभी ये परीक्षा में 2 नहीं लिखता है, डायरेक्ट प्रोपेनोन दे देता है। कारण ये है कि इससे छोटा कोई कीटोन समूह होता नहीं है। कोई कहे कि एथेनोन होता है, नहीं होता है, स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। ठीक है। चलिए कोई और यौगिक देखते हैं इसी तरीके से। ये आपका पहला यौगिक हो गया। दूसरा, अगर CH3 CH2 और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3O, ऐसे समय में इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलेंगे, पूरा 4 है तो 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4। 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन। दूसरे नंबर पर लगा है तो ब्यूटेन 2, और इसमें O समूह है, CO समूह है तो ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन इसका नाम हो गया। सामान्य नाम भी हो सकता है इसका,
तो इसमें 2 R ग्रुप होते हैं, ये इस तरफ एक R है, इस तरफ एक R है, तो इसको बोलेंगे क्या, मेथिल, इसको बोलेंगे एथिल। लेकिन नाम पहले किसका लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम दूसरा और हो सकता है कि एथिल और उसके बाद मेथिल, और इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। तो ये हो गया एथिल मेथिल कीटोन। तो फिर ये क्या है, इसको भी कर सकते हो आप, इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है, तो 2 बार मेथिल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और इसे क्या बोलेंगे, कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। तो इस तरीके से कीटोनों का आईपीएसी नामकरण करते हैं। चलिए आइए और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से कोई पूछे इसका क्या नाम है भाई, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, पहले देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। ये हो गया पेंट। अब ये किस नंबर पे है, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 3 नंबर पे मिल रहा है। तो ये हो गया पेंटेन 3 और उसके बाद ओन, तो ये हो गया पेंटेन 3 ओन, या इसी को 3 पेंटेनोन। क्लियर है। इसी तरीके से आप कोई भी आईपीएसी नामकरण आराम से कर सकते हो आप। से चाहे जितना बढ़ा दे उससे मतलब नहीं है, आपको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक मिले, क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले। इधर से देखिए नज़दीक मिलेगा 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर पे ये मिल रहा है और ये 6 कार्बन वाला है, तो इसे बोलेंगे हेक्स, तो हेक्सेन हो गया। दूसरे नंबर मिल रहा है तो हेक्सेन 2 उसके बाद ओन, ये हो गया हेक्सेन 2 ओन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कीटोन क्या होता है। आइए देखते हैं इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। चलिए देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जब R के साथ COOH जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें आपको ओइक एसिड लगाना होता है, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। चलिए R की जगह पे मैं CH3 रखता हूँ, तो CH3COOH बनेगा। इसका नाम क्या है, तो इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, यही सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाने वाला एसिड यही है, इसका नाम एसिटिक एसिड है, सिरके को एसिटिक बोलते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा, ये तो सामान्य नाम है, आईपीएसी नाम क्या है फिर, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसमें क्या लगाना है, ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड हो गया। इसको कभी कभी ओपन करके दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है कि मैं घबरा जाऊं और मुझे ना आए, ऐसे कर लेना है। देखिए डबल बॉन्ड OH ओपन करके ऐसे देता है, आप कहोगे ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ऐसा नहीं है, ये तीनों एक में ही है, COOH है। बात आ रही समझ, घबराना नहीं है परीक्षा में। तो COOH, जब इधर भी CH3 कोई रहेगा तब आपका जो है वो कीटोन बनेगा। अभी फ़िलहाल में ये क्या है, फ़िलहाल में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका ये तो दूसरे नंबर वाला मैंने बता दिया, पहले नंबर वाला ये होता है, यानी इस R की जगह पे H हो जाएगा, HCOOH। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी ओपन करके देता है, तो C डबल बॉन्ड O फिर यहाँ पे OH। ये कौन है, तो ये इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये चींटी में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, चींटी में पाया जाने वाला एसिड यही है, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या पड़ेगा, ये तो सामान्य नाम है, आईपीएसी नाम क्या है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर ओइक एसिड।
ओइक एसिड, तो इसका नाम पड़ गया मेथेनोइक एसिड। क्लियर है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको रट लेना है। इन्हीं दोनों में से कोई एक आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया है CH3 CH2 और COOH। तो अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप, इसके वजह से इसका नाम पड़ेगा ओइक एसिड। अगर मान लीजिए आपको ऐसे आ जाए, अब देखिए कुल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, फिर ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आराम से आप कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स परीक्षा में आता नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बता नहीं रहे, आराम से आप कर पाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर क्या होता है कि ROR होता है, यानी दोनों तरफ R लग जाता है और बीच में ऑक्सीजन होता है। इसको मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी और एल्केन बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। चलिए देखिए एग्जांपल, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे R की जगह पे हम रख देते हैं CH3 और यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब एक जो छोटी श्रृंखला रहेगी उसको एल्कोक्सी कहेंगे, जो बड़ी रहेगी उसको एल्केन कहेंगे। तो एल्कोक्सी में ऑक्सीजन को शामिल कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें इसको शामिल कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और यहाँ से ऑक्सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, और ये वाला क्या बनेगा, एल्केन। तो एक कार्बन है तो मेथ और एन लगा देंगे, मेथेन। इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको अलग और इसको अलग नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, मेथिल, और इसका नाम क्या है, इसका भी नाम मेथिल है। और इसको क्या कहेंगे, ईथर। तो मेथिल मेथिल ईथर, या इसी को 2 बार हो गया तो इसके क्या बोलेंगे, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। यानी डाई मेथिल ईथर आप कहो, या मेथिल मेथिल ईथर कहो, या फिर मेथॉक्सी मेथेन कहो। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा देखिए क्या होगी, अगर CH3 CH2 और O, फिर यहाँ पे CH3 हो, तो मैंने कहा कि जो छोटी वाली श्रृंखला रहेगी उसको एल्कोक्सी कहेंगे। ये देखिए छोटी वाली श्रृंखला, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, इधर 2 आ रहा है। जो छोटी वाली रहेगी उसको एल्कोक्सी बोलेंगे, इसको एल्केन बोलेंगे। ये आपका बनेगा एल्कोक्सी और इसे बोलेंगे एल्केन। तो इसे क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो मेथ, और ऑक्सीजन की वजह से इसे ऑक्सी बोलेंगे, ये हो गया मेथॉक्सी। और इसे क्या बोलेंगे, मेथेन, सॉरी मेथेन नहीं, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ और एन, मेथॉक्सी एथेन। क्लियर है? और इसका अगर सामान्य नाम लिखना होगा तो सामान्य नाम क्या होगा, इधर इसे क्या बोलेंगे, मेथिल, इसे एथिल। एथिल का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है ABCD में, एथिल, उसके बाद मेथिल, और ये O को ईथर। क्लियर है? तो इस तरीके से एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। चलिए एक आका और देखते हैं एग्जाम्पल, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास CH3 CH2 और O, फिर CH3 CH2 और CH3 है। अब देखिए इस तरफ दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो किसी एक को छोटा मान लो, किसी एक को बड़ा मान लो। ये छोटा है, मान लेते हैं छोटा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्कोक्सी।
तो 2 ठो है, 2 को क्या बोलेंगे एथॉक्सी, एथऑक्सी, और इसे क्या बोलेंगे एथेन। बस हो गया। ऐसे ईथर जिसमें दोनों तरफ सेम कार्बन की संख्या होती है उसे बोलते हैं सममित ईथर। तो ये एक सममित ईथर है, सममित ईथर। और जब अलग अलग रहता है तो उसे असममित बोलते हैं, असममित ईथर। जैसे देखिए एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, CH3 CH2 CH2, उसके बाद O, फिर उसके बाद CH3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तरफ 3 है और एक तरफ 1 ही है, तो ऐसे को बोलते हैं असममित ईथर। इसमें ये देखिए छोटा वाला है, तो छोटा वाले को क्या बोलेंगे मेथॉक्सी, और इसे क्या बोलेंगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन। बस तो इस तरीके से ईथरों का IUPAC नामकरण करते हैं। आइए देखते हैं एमीन। ठीक है, एमीन क्या होता है, जब हम R के साथ NH2 लगा देते हैं तो इसको एमीन बोलते हैं। इसके नामकरण के लिए आपको एल्केनामीन यूज़ करना पड़ेगा, एल्केनामीन कहते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसका नामकरण, चलिए देखिए, यहाँ पर R की जगह पे हम CH3 लगा देते हैं और यहाँ पर NH2। अब देखिए ये क्या बन गया, अब एल्केनामीन कहेंगे तो ये एक कार्बन है तो इसको एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथेन, मेथेना और मीन, इसका हो गया मेथेनामीन। ये पहला है। दूसरा देखिए, अगर क्या हो कि CH3 और CH2 और NH2 हो जाए तब इसको क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे एथेन, फिर अमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन। सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगी, अगर CH3 CH2 और CH2 फिर NH2 आ जाए, अब कितने कार्बन हो गए 3 को क्या बोलेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन और उसके बाद अमीन जोड़ देंगे प्रोपेनामीन। बस इस तरीके से IUPAC नामकरण करते हैं एमीन का। चलिए अब आइए देखते हैं कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखिए, हेलो एल्केन या फिर इसे को हैलोजन समूह बोलते हैं। हैलोजन समूह में जब वो होता है, हैलोजन क्या होता है, जो X ग्रुप होता है। X ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है, ये किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसे हेलो एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 और इसके साथ मैंने F लगा दिया, ये सिंगल बॉन्ड एक ही बॉन्ड बनाते हैं तो CH3F हो गया। इसको आप हेलो एल्कीन बोलते हो, यानी इसको F है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो कहोगे, क्लोरीन है तो क्लोरो कहोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहोगे, आयोडीन है तो आयोडो कहोगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये फ्लोरीन है तो इसको बोलेंगे फ्लोरो, और इसे क्या बोलेंगे एल्केन, क्योंकि ये एक कार्बन वाला है तो इसे बोलेंगे मेथेन। बस काम ख़त्म। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास CH3Cl है, अब क्या बोलेंगे इसको, Cl को क्लोरो बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, अभी लिखा मेथेन, बस क्लोरोमेथेन। इसी को सामान्य नाम में मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे मेथिल और इसे फ्लोराइड बोल देंगे। क्लियर है।
इस तरीके से। आइए देखते हैं कि और कोई अगर यौगिक आ जाए तो उसमें क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3 और CH और यहाँ पर Br लगा हो और फिर यहाँ CH3 लिखा हो, तो क्या करना है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, सबसे लंबी श्रृंखला। नंबरिंग किधर से स्टार्ट कर देना, जिधर से नज़दीक मिले ये। अब देखिए ये दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया। और इसे 3 कार्बन वाला है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है यहाँ भी, तो क्या लगा देंगे N, बस 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से कोई और यौगिक आ जाए, CH3 CH2 फिर CH2 और यहाँ पर Br लगा हो। अब देखिए अब इधर एकदम किनारे पे आ गया, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 1 2 3, 1 नंबर पे ब्रोमीन है तो बोलेंगे 1 ब्रोमो, और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। क्लियर है? ऐसे कोई भी यौगिक रहेगा आप आराम से IPC नामकरण कर पाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इसमें से कोई डाउट रह जाता है, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।